अच्छा जी, डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इससे पहले जो जो एक चैप्टर इसमें दरमियान में छोड़ दिया, जो कि पढ़ना था और छोड़ दिया, वो चैप्टर नंबर 4 था। मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 4 हम अपने टाइम को देखेंगे, अगर टाइम हो गया तो पढ़ लेंगे, ना हुआ तो उसकी ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज हम ऑलरेडी से लैब में पढ़ते हैं। चैप्टर 5, 6, 7 ये भी छोड़ दी। ये भी सारे लैब्स के हैं। जो मैंने आप लोग को फर्स्ट जो इनफॉर्मल क्लास हो गया था, उसमें से ये डिस्कस हो गया था कि हमने कौन सी सीक्वेंस में जाना है और कौन कौन से चैप्टर्स इस बुक के हमने पढ़ने हैं इस कोर्स में। तो उसमें जो चैप्टर 5, 6, 7 ये तीनों चैप्टर्स लैब से रिलेटेड हैं। इन चैप्टर्स का जितना डेटा है वो लैब में हम पढ़ लेंगे। सही है। आज के ये चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी हम एक्चुअल वो ट्रैक पे आ जाएंगे। अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ रहे थे ये एक्चुअली प्री रिक्विजिट था कि हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का यही होगा कि एट द एंड ऑफ द कोर्स हम कोई डेटाबेस डेवलप करने के काबिल हो जाए, या कम से कम उसकी जो कुछ कंपोनेंट्स है वो हम डेवलप कर सकें। ठीक है, तो उस तक पहुंचने के लिए पहले हमें उन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना होगा जो कि हमें रीडिंग में या कहीं पे अगर हम काम कर लेते हैं तो उस जगह पे हमें ये टर्मिनोलॉजीज समझ आनी चाहिए, तब हम कहीं पे प्रैक्टिकल काम कर सकेंगे। तो अभी उन टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा निकलते हैं और उस पे आ जाते हैं, एक्चुअल काम पे आ जाते हैं। अच्छा, तो उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट यही है। आज अगेन कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसमें से बहुत सी चीज़ें तकरीबन डिज़ाइन पे जब हम पहुंच जाएंगे तो फिर आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता से समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम डेटाबेस को डेवलप कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अगर एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोग एक छोटा सा डेटाबेस डेवलपमेंट करने के काबिल ना हो तो फिर इस कोर्स का आपके लिए कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से पहले इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले। सिर्फ उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये क्योंकि बार बार ये टर्म यूज होगा इस पूरी लेक्चर में, इस वजह से इसको पहले से थोड़ा डिफाइन कर दिया। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? द रिसोर्सेज दैट enables द कलेक्शंस, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी देखिए, कोई भी रिसोर्स जो तो डेटा कलेक्ट करने के लिए, उस डेटा को मैनेज करने के लिए, उस डेटा को कंट्रोल करने के लिए और उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिसमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो जाता है। उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज हो जाए थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, उसी सिस्टम को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इधर इसमें से ये नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है या नॉन कंप्यूटराइज सिस्टम है या जो भी है, लेकिन जो भी इस तरह का सिस्टम जो कि डेटा की कलेक्शन, मैनेजमेंट, कंट्रोल और डिसमिनेशन में हेल्प कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फाइल बेस्ड सिस्टम था, फाइल बेस्ड सिस्टम के हमने बहुत से ड्रॉबैक्स और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। वो फाइल बेस्ड सिस्टम भी एक्चुअली हमारे डेटा को कलेक्ट भी कर लेता है, उस डेटा को मैनेज भी कर लेता है, उसका अगर कोई कंट्रोल हो तो वो भी कर लेते हैं, और उससे हम फिर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए फाइल बेस्ड सिस्टम हो, तो वो भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। समझ आ गई? कोई भी इस तरह का सिस्टम जो कि इन एक्टिविटीज के लिए यूज हो जाए उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई कंप्यूटराइज सिस्टम या नॉन कंप्यूटराइज सिस्टम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डेटाबेस भी हमारे पास यही सारे काम कर लेते हैं, डेटा कलेक्ट भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं, और उसके थ्रू हम डेटा को डिसमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये डेटाबेस भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। लेकिन वो फाइल बेस्ड सिस्टम जो था वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम था। इंफॉर्मेशन सिस्टम की समझ आ गई है? होप समझ आ गई होगी। अच्छा, ये डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पूरी स्टेप्स है, ये बुक से एज इट इज कॉपी कर दिए, शायद कुछ चीज़ें आप लोग को नजर नहीं आ रही होंगी। मैं आप लोग को ये एरो से आप लोग को अंदाजा होगा कि इसके ये डायरेक्शन कौन सी साइड पे है। कि अगर आपने डेटाबेस को डेवलप करना है तो कौन कौन से साइट्स पे आपको जाना होगा। अच्छा, इनिशियली जो डेटाबेस डेवलपमेंट का साइकिल होती है उसमें से फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज डेटाबेस प्लानिंग। इसमें से ये देख ले, ये एरोस को देख ले। डेटाबेस प्लानिंग के बाद फिर आपको सिस्टम डिफिनीशन वाले, जब डेटाबेस प्लानिंग हो जाए तब आपको सिस्टम डिफिनीशन पे आना होगा। सिस्टम डिफिनीशन वाला स्टेप हो जाए तब आपको रिक्वायरमेंट कलेक्शन और एनालिसिस इस साइड पे आना होगा। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है जी।
अच्छा, अगर आप लोग को याद तो मैंने आपको कहा था कि डेटाबेस के दो पोर्शंस होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो इसमें से ये वाला जो साइड है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट एरो आ जाती है, ये वो बैक एंड वाला साइड है कि अगर आपने डेटाबेस का बैक एंड को डेवलप करना है। और ये वाला जो साइड, ये एप्लीकेशन डिज़ाइन, ये अगर आपने डेटाबेस का एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड है उसको अगर आपने डिज़ाइन करना है तो आपको इसी साइड पे आना होगा। सही है, क्योंकि दोनों डिफरेंट डेवलपमेंट हैं, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दी गई है। हमारा ज़्यादातर फोकस क्योंकि बैक एंड पे होगा, डेटाबेस वाले साइड पे होगा, तो हम इसी पे ज़्यादातर फोकस करेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स के बाद फिर आपके पास ये पूरा डिज़ाइन है, इसको जो ये बॉक्स में बंद कर दिया गया है, ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को डिवाइड कर दिया गया है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन में, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। इस ये पूरा हमारे पास वो डिज़ाइन फेस है। अच्छा, इसमें से देख लीजिए कंसेप्चुअल डिज़ाइन तक इसमें कहते हैं कि डीबीएमएस सिलेक्शन इज ऑप्शनल, मींस यहाँ तक, इसी स्टेप तक, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन तक आपको किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। ये सारा काम आप कंप्यूटर के या डीबीएमएस के बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसी स्टेप से लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन से जब आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई डीबीएमएस सेलेक्ट करना होगा। मीन्स आप एसक्यूएल सर्वर में काम कर लेते हैं, ओरेकल में काम कर लेते हैं, या एक्सेस में काम कर लेते हैं, जो भी डीबीएस में आपने काम करना हो, लेकिन कोई डीबीएमएस आपको सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, इसके बाद ये डिज़ाइन के बाद आपके पास दोबारा दो ऑप्शन है, एक ये इम्प्लीमेंटेशन साइड पे आ जाती है और दूसरा के पास ये प्रोटोटाइप की साइड पे आ जाती है। सही है, आप लोग इसमें से समझ गए कि आप इस इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे आते हैं। तो ये डिज़ाइन के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर डेटा कन्वर्जन एंड लोडिंग। हमारे पास पहले से जो डेटा अवेलेबल है, हम किसी फाइल बेस्ड सिस्टम में या किसी जगह पे हमारे पास डेटा होगा, उस डेटा को हम अपनी डीबीएमएस की फॉर्मेट तक कन्वर्ट करेंगे और फिर अपने डेटाबेस में लोड करेंगे। उसके बाद फिर टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग के बाद फिर आपके पास सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल हो जाता है। ये हमने आइडियल पाथ को फॉलो कर लिया, आइडियल, इसमें से कोई भी मसले नहीं आए और ये सारा पाथ फॉलो करके सिस्टम कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें से अभी ये जो दूसरा वाला, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें से चांसेस है एरर के, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, प्रोटोटाइपिंग के साथ रह जाते हैं, आइडियल साइड पे नहीं जाते। इधर एक डेटाबेस डेवलप कर लेते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं, उसमें अगर कोई मसले होते हैं तो दोबारा हम चले जाते हैं रिक्वायरमेंट कलेक्शन पे। रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के बाद दोबारा यही सारे स्टेप्स फॉलो करके फिर चेक कर लेते हैं, फिर यही रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड सो ऑन, इस तरह से ये लूप में चलता है। जब हम आइडियल वाले पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो फिर हम यही इम्प्लीमेंटेशन और ये साइट फॉलो कर लेते हैं। इसी तरह से ये दूसरा ऑपरेशनल, इधर भी अगर आपके पास कहीं पे मेंटेनेंस की जरूरत हो गई, डेटाबेस में कोई चेंजेस करने की जरूरत हो गई, तो आप दोबारा स्टार्ट आ जाते हैं और यही सारे स्टेप्स फॉलो करके ये सारा काम कर लेते हैं। अच्छा, ये अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा, सीआर सॉफ्टवेयर हाँ सर। इंजीनियरिंग कोर्स अभी तक नहीं पढ़ा। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आप किसी कोर्स को डेवलप कर लेते हैं तो उधर जो आपके पास फेजेस आ जाते हैं, उसमें फर्स्ट फेज आपके पास और भी है, लेकिन मैं उसमें से जो कॉमन है वही डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट फेज हमारे पास एनालिसिस का फेज होता है। तो ये एनालिसिस फेज कंप्लीट करने के बाद फिर हम आ जाते हैं डिज़ाइन फेज पे। अच्छा जी, तो डिज़ाइन फेज के बाद जब डिज़ाइन हो जाता है तो डिज़ाइन फेज के बाद हम फिर आ जाते हैं कोडिंग वाले फेज पे या इम्प्लीमेंटेशन। सही है, कोडिंग के बाद फिर उस जो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होती है उसकी टेस्टिंग होती है। अच्छा जी, और टेस्टिंग के बाद फिर हमारे पास मेंटेनेंस होता है। अगर किसी सॉफ्टवेयर में कहीं पे दोबारा चेंजेस करने की जरूरत हो तो फिर मेंटेनेंस पे हम चले जाते हैं। अच्छा, ये आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसको कहते हैं, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये हमारे पास एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और फिर उसके बाद मेंटेनेंस। इस एनालिसिस से भी पहले कुछ स्टेप्स हैं और ये इसमें दरमियान में कुछ चीज़ें के पास होंगे, हर सॉफ्टवेयर की अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन
जो जनरल स्टेप्स है वो आपके पास यही है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। ये आम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। अभी अगर हम डेटाबेस को डेवलप कर लेते हैं तो उसको फिर हम डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके बजाय आप क्या लिख ले, डीबी, डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए भी हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं जो इधर आपको बताए गए, ये जो स्लाइड पे आपको बताए गए। तो आप लोग ये जहन में रख लें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर भी, ये डेटाबेस भी हमारे पास एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो इसी वजह से हम इसको भी उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स है वही इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ चेंजेस के साथ, माइनर चेंजेस के साथ। अच्छा, इसमें से ये हर स्टेप डिटेल के साथ होगा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इन 2 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, ये डेटाबेस प्लानिंग और सिस्टम डिफिनीशन। ये आप लोग जहन में रख लीजिए, क्योंकि हमने ये जब तक ये डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, हम इस डायग्राम के जो स्टेप्स है उसी पे जाएंगे, और तकरीबन ये हमारी पूरी कोर्स तक ये चलता रहेगा डायग्राम। तो ये डायग्राम आप लोग के जहन में होना चाहिए। ये बुक में है, बुक से फिर आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 के बिल्कुल स्टार्ट में, अगर इधर से कहीं पे सही नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, उसका जो फर्स्ट स्टेप था डेटाबेस प्लानिंग, डेटाबेस प्लानिंग वाले स्टेप में क्या होगा, द मैनेजमेंट एक्टिविटीज दैट अलाउ द डेटाबेस स्टेजेस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टू बी रियलाइज्ड एज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एज पॉसिबल। ये जो स्टेप हैं ये डेटाबेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैनेजमेंट लेवल तक ये वाला स्टेप है, जहन में रख ले। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए डेटाबेस डेवलप करना है, तो उधर एग्जामिनेशन सिस्टम में आपके पास जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो फॉर एग्जांपल कंट्रोलर है या डिप्टी कंट्रोलर है या इसी तरह के लेवल आपके पास मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं। इसमें से कहीं पे लो लेवल के लोग आप इंक्लूड नहीं करते, फॉर एग्जांपल क्लर्क या इससे लो लेवल के लोग आप इसमें इंक्लूड नहीं करते। मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं वही इस स्टेप को डिफाइन करेंगे और वही स्टेप को जो रिक्वायरमेंट्स है उसी से आप गैदर करोगे। तो ये वाला जो ट्रेनिंग वाला स्टेप है ये मैनेजमेंट की एक्टिविटी है, और ये एक्चुअली इस डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बाद के जितने स्टेप्स है जो मैंने आपको बता दिए थे किस टाइप के, उन सबको एक्चुअली उसको रियलाइज करेंगे और उसको एफिशिएंटली अप्लाई करने के लिए ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा, the database planning must be integrated with overall information system strategy of the organization। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने आपको पिछले फर्स्ट स्लाइड पे इसी वजह से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये बार बार हमारे इस लेक्चर में ये टर्म यूज होगा। ये जो हम डेटाबेस जो डेटाबेस हम बना रहे हैं उसके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमारे पास जो ऑलरेडी से इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास कोई भी इस तरह का सिस्टम क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, कंट्रोल करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉइज के दरमियान, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डेटाबेस बना रहे हो तो पहले से जाहिर बात है किसी न किसी सिस्टम पे तो चल रही होगी, तो हम जो डेटाबेस प्लान कर रहे हैं उसको उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना होगा। प्लानिंग वाले फेज में हम क्या करेंगे, हम जो डेटाबेस बना रहे हैं उसको ऑलरेडी से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसी के साथ उसको इंटीग्रेट करने के लिए प्लान करना होगा कि इसको हम किस तरह से हम अपने ऑलरेडी से जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, there are 3 main issues involved in formulating in information system strategies। अगर हम अपने डेटाबेस को ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसमें हमारे पास कहते हैं कि ये 3 इश्यूज हमारे पास आ सकते हैं। तो वो 3 इश्यूज कौन कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द enterprise plans and goals with subsequent determination of the information system needs। अभी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग इसकी थोड़ा अपने लिए आसान बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस जो हम बना रहे हैं ये एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए बना रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास जो इंटरप्राइज है वो हमारे पास एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो इस एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए जो डेटाबेस बन रहा है, इंटरप्राइज को आप लोग एज्यूम कर ले कि हम इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन
एग्जामिनेशन सिस्टम है उसी के लिए डेटाबेस को ट्रेन कर लेते हैं। तो अभी इस एग्जामिनेशन सिस्टम के जो ऑलरेडी से इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी नीड्स क्या है और फ्यूचर में उसकी नीड्स क्या होंगी, इस ये सारी चीज़ें अपने प्लान करनी है और उस गोल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट क्या करना होगा, अच्छा ये दोबारा जहन में रख ये सारा काम जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट उस एंटरप्राइज का, अगेन एग्जामिनेशन सिस्टम का जो मैनेजमेंट है वो हमारे पास क्या है, कंट्रोलर है और जो डिप्टी कंट्रोलर या इसी लेवल के लोग हैं वो हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वही है। अच्छा, द एवोल्यूशन ऑफ द करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डिटरमिन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हमने अभी जो करंट हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस एंटरप्राइज में, जिस एंटरप्राइज के लिए हम डेटाबेस बना लेते हैं, उसका जो करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो अभी उस ऑर्गेनाइजेशन की डेटा को कंट्रोल और मैनेज कर लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम देख लेते हैं। ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम इसलिए देख लेते हैं, इसके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हम अपने डेटाबेस में इंक्लूड करेंगे और इसकी जो वीकनेसेस हैं वो हम अपने डेटाबेस में कोशिश करेंगे कि वो ही इनकॉर्पोरेट ना कर ले, वही रिमूव कर ले। अच्छा, ये नेक्स्ट जो थर्ड कहते हैं कि हमारे पास ये इशू आ सकती है, ये कहते थे कि हमारे पास क्या है मेन इश्यूज जो है, उसमें से जो थर्ड इशू है, द अप्रेजल ऑफ द आईटी अपॉर्चुनिटीज दैट माइट ईट कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इसमें से जो हम आईटी अपॉर्चुनिटीज को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास उसकी जो मजीद इसमें क्या हम कम्पिटिटिव एडवांटेजेस फिर हमारे पास आ सकते हैं। जाहिर बात है जब हमारे पास कोई सिस्टम में कंप्यूटराइजेशन आ जाती है तो फिर हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये बनना कि इसको हम फिर चेक कर सकते हैं कि इसमें मजीद कई पे कम्पिटिटिव एडवांटेजेस है कि नहीं है। अच्छा, इस स्टेप को थोड़ा सा मैं समराइज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें से मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसी स्टेप में सब हमने सिंपली क्या करना है, जो डेटाबेस प्लानिंग वाला स्टेप होता है उसमें जो मैनेजमेंट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने डेटाबेस को बनाना है, वो उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरह से डेटाबेस बनाएंगे और उसको हम अपनी एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके साथ किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे और इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अगर ये डेटाबेस हम डेवलप कर ले तो इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि इससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो डेटा है वो सिक्योर हो जाएगा, जो डिफरेंट यूजर्स है वो आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकेंगे, जो डेटा स्टोरेज है वो आसान हो जाएगा, बैकअप रिकवरी, ये सारी चीज़ें हमारे पास आसान हो जाएगी। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हम अपने इस डेटाबेस सिस्टम से अचीव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा बुक से रीड कर ले, बुक में डिटेल के साथ है, फिर भी अगर कोई मसला हो गया तो नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट है सिस्टम डेफिनेशन, इसमें से जो सिस्टम डेफिनेशन है ये फिर वो नेक्स्ट स्टेप हो गया डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। डिस्क्राइब द स्कोप एंड बाउंड्रीज, इसमें से इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें, स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ द डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द, ये इसमें से जो सिस्टम डेफिनेशन है इसमें से दो मेजर एक्टिविटीज है, एक स्कोप एंड बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना है और दूसरा मेजर यूजर यूज को आइडेंटिफाई करना है। ये दोनों चीजें तकरीबन यूजर यूज को हमने बहुत से दफा उस पर डिस्कशन किए हैं। जो हमारे पास सिस्टम डेफिनेशन वाला फेस है इसमें एक तो हमने ये करना है कि हमने अपनी उस सिस्टम के बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करने हैं जिसके लिए हमने डेटाबेस डेवलप करना है। ये जब भी ये जो नॉर्मली हम स्टूडेंट लेवल के जो बंदे होते हैं वो जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं या स्पेशली डेटाबेस डेवलप कर लेते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि उसमें वो सारी चीज़ों को ऐड कर लें। हालांकि हम उसमें सारी चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते, उसका एक अपनी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल अपने एग्जामिनेशन सेक्शन के लिए अगर डेटाबेस बनाना है तो आपने अपने इस एग्जामिनेशन सेक्शन की बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ तक काम एग्जामिनेशन सेक्शन का है और कहाँ तक काम फिर एग्जामिनेशन सेक्शन से आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाद वक़्त हम एग्जामिनेशन में अगर कहीं पे फीस सबमिट हो जाते हैं तो फीस का
कुछ पोर्शन आपके पास एग्जामिनेशन सेक्शन के साथ होगा, लेकिन ज़्यादातर वो फिर हमारे पास एग्जामिनेशन सेक्शन के स्कोप से आउट हो जाता है, वो फिर अकाउंट सेक्शन में चला जाता है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट का बहुत से डेटा है तो स्टूडेंट्स के कुछ डेटा तो हमारे पास एग्जामिनेशन सेक्शन का हिस्सा होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का डेटा फिर हमारे पास वो एग्जामिनेशन सेक्शन के स्कोप से आउट हो जाता है, वो एडमिशन सेक्शन में आ जाता है। हमने इसी स्कोप को आइडेंटिफाई करना है और बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ तक इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज है जिसके लिए हमने डेटाबेस को आइडेंटिफाई करना है। समझ आ गई? सिस्टम डेफिनेशन में आपने मेजर क्या करना है, अपनी उस सिस्टम के बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करनी है जिसके लिए अपने डेटाबेस को डेवलप करना है। सही है। और दूसरा काम, आपने जब बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता चल गया कि ये मेरी सिस्टम की बाउंड्रीज है, तो उसके बाद आपने उस बाउंड्रीज के लिए जो सिस्टम की बाउंड्रीज आपने आइडेंटिफाई करी, उसके लिए यूजर व्यूज को आइडेंटिफाई करने हैं। तो यूजर व्यूज तकरीबन कोई 1 दर्जन टाइम से ज्यादा मैंने आपको बताया कि यूजर व्यूज क्या चीज है। आज के लेक्चर में वो दोबारा डिस्कस होंगे। अच्छा, बिफोर अटेम्प्टिंग टू डिजाइन अ डेटाबेस सिस्टम, जब आपने डेटाबेस सिस्टम को डिजाइन करना हो तो उससे पहले आपने इस सिस्टम डेफिनेशन और ये सारा काम करना है। इट इज एसेंशियल दैट वी फर्स्ट आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। डिजाइन करने से पहले, डिजाइन स्टेप बाद में आ जाता है, उससे पहले आपको बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से बता दिया कि सिस्टम डेफिनेशन में आपको बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना होगा। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग पहले उस सिस्टम के बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना होगा जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड हाउ इट इंटरफेसेस विद अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एग्जामिनेशन सेक्शन के लिए डेटाबेस बनाना है तो एग्जामिनेशन सेक्शन का डेटाबेस आपके पास एक सिस्टम हो गया। अभी यही एग्जामिनेशन सेक्शन इसी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जामिनेशन सेक्शन फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, तो इस यूनिवर्सिटी के जो बाकी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, ये किस तरह से ये डेटाबेस किस तरह से उन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, एग्जामिनेशन सिस्टम का डेटाबेस किस तरह से एडमिशन सेक्शन के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, अकाउंट सेक्शन वाला जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, और इस तरह से अगर कोई और इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो उसके साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। तो एक तो आपने बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर ली, दूसरा वो बाकी सिस्टम्स के साथ उसको किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, यही भी आपने आइडेंटिफाई करना है। या मतलब अकाउंट सेक्शन के साथ अगर वो उसकी जो इंटरफेस है वो नॉर्मली जो हम फीस एग्जामिनेशन सेक्शन में सबमिट कर लेते हैं, तो जिस पोर्शन में हम फीस सबमिट कर लेते हैं वही इंटरफेस बन जाता है अकाउंट सेक्शन के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास आ जाता है, स्टूडेंट्स का डेटा नॉर्मली हमारे पास एडमिशन सेक्शन से आ जाता है एग्जामिनेशन सेक्शन में, तो जहाँ से स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास आ जाता है वही इंटरफेस बन जाता है उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो जो सिस्टम डेफिनेशन वाला फेस है तो उसमें आपने क्या कर लिया, बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद बाउंड्रीज आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद आपने वही इंटरफेस आइडेंटिफाई करने हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम के बाकी पोर्शंस के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये टाइम का मैसेज दोबारा आ गया। अच्छा, ये यहाँ तक आई होप समझ आ गया। It is important that we include within users system boundaries not only the current users and application areas but also the future user and applications. इसमें से ये इस बुलेट में आपको बता देते हैं कि इसमें हम सिर्फ करंट यूजर्स को नहीं देखेंगे या करंट सिस्टम को नहीं देखेंगे, इसमें हमने ये भी देखना होगा कि फ्यूचर में इस सिस्टम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या नए टाइप के यूजर आ सकते हैं या क्या नए टाइप की एप्लीकेशंस इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों केसेस के लिए हम इस डेफिनेशन में उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार के पास ये करंट सिस्टम, फर्स्ट बुलेट में आपको सारा करंट सिस्टम को बता दिया, सेकंड बुलेट में आपको ये बता देते हैं कि हमने इसमें से फ्यूचर को भी देखना होगा कि फ्यूचर में अगर इस हमारे बैक इंफॉर्मेशन सिस्टम में या हमारे इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में जिसके लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं, अगर इसमें कोई चेंजेस हो रहे होते हैं तो हम इसको किस तरह से अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने इस डेटाबेस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सीएफ नो सर। कुछ समझ आ रही है? सर आ रही है, दोबारा देख के सर इंशाल्लाह आगे। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद ये यूजर व्यूज हैं।
मेरे पास 8 मिनट रहते हैं, ठीक है। इधर मेरे सिस्टम में मुझे 8 मिनट बता रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसमें से यूजर व्यूज को कंप्लीट कर ले। यूजर व्यूज तकरीबन पहले भी डिस्कस हो गए हैं। यूजर व्यूज डिफाइंस व्हाट इज रिक्वायर्ड of a database system from the perspective of a particular job role। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटाबेस सिस्टम के लिए एक पर्टिकुलर जो यूजर ग्रुप है उसको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूजर व्यू कहते हैं। इधर इसने एग्जांपल मैनेजर और सुपरवाइजर के दिए हैं, ये बुक से कॉपी किए हैं। आप दोबारा अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को कंसिडर कर लें, तो एग्जामिनेशन सिस्टम में आपके पास टीचर्स, स्टूडेंट्स और बाकी जो इस तरह के फॉर एग्जांपल क्लर्क्स, जो उधर बाकी मैनेजरियल स्टाफ है, वो सारे हमारे पास क्या बन जाते हैं, यूजर व्यूज बन जाते हैं। दोबारा इस डेफिनेशन को देख लें। यूजर व्यूज डिफाइंस व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब रोल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक जॉब रोल है, तो इस स्टूडेंट को इसी डेटाबेस से क्या रिक्वायर्ड है, वह तो ये जो जॉब रोल है ये हमारे पास क्या बन गया, एक यूजर व्यू बन गया। सही है। या ये आपके पास एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस केस में मार्केटिंग, पर्सनल और ये बाकी सारी चीजें बताई गई हैं। दोबारा एग्जामिनेशन सेक्शन को आप कंसिडर कर लें। एग्जामिनेशन सेक्शन के साथ जो इंटरेक्शन होगा, मैंने आपको बता दें कि फॉर एग्जांपल अकाउंट सेक्शन का इंटरेक्शन होगा, एडमिशन सेक्शन का इंटरेक्शन होगा। तो ये अकाउंट सेक्शन और जो एडमिशन सेक्शन है, ये दोनों इसी केस में हमारे पास क्या बन गई, यूजर व्यूज बन गए। अगर हम सिस्टम डेफिनेशन लेवल पर उसको देखें, समझ आ गई। अच्छा जी, डेटाबेस सिस्टम में है मोर वन और मोर यूजर व्यूज। ये तो जाहिर बात है, एक व्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, नॉर्मली एक से ज्यादा व्यूज हमारे पास हो जाते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाइंग यूजर व्यूज इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द development a database system because it helps to ensure that no major users of the database are forgotten when developing the requirements of a new database system। ये कहते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन, ये यूजर व्यूज का आइडेंटिफिकेशन इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कोई मेजर यूजर्स इसमें से न रह जाए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जामिनेशन सेक्शन के लिए डेटाबेस बना देते हैं और उसमें से हमें क्लर्क का ये जो क्लर्क है उसका यूजर हमने छोड़ दिया, तो क्या वो डेटाबेस सिस्टम सक्सेसफुल डेटाबेस सिस्टम हो सकता है, या उसका जो डिज़ाइन हमने बना दिया वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? जाहिर बात है नहीं हो सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम बगैर क्लर्क के चल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन इसी वजह से ज़रूरी है कि हम सारे यूजर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम कोई उसके लिए डेटाबेस की डिज़ाइन हम बना सकेंगे। अच्छा, यूजर व्यूज आर आल्सो पर्टिकुलर हेल्पफुल in the development of the relatively complex database system। अगर हम कोई complex database system बना लेते हैं तो उस केस में ये कहते हैं कि user views हमें इसीलिए important है because it by allowing the requirement to be broken down into manageable pieces। हम हर जो user view है उसकी requirements अलग अलग गैदर कर लेंगे, उसके लिए अलग अलग हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि वो कम्प्लेक्स सिस्टम को हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया। तो जाहिर बात है जब हम किसी काम को छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको डेवलप करना आसान होता है एज कम्पेयर टू द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल सिस्टम। तो ये उसके कुछ एडवांटेज बताए हैं। अच्छा, इसमें से जस्ट आप लोग सिंपल इसी चीज़ को समझ लें कि यूजर व्यू हमारे पास क्या चीज़ है, जो पर्टिकुलर जॉब रोल से यही है और इस सिस्टम के साथ जो बातें इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरेक्ट कर लेते हैं ये हमारे पास यूजर व्यूज है। और किसी भी डेटाबेस को डेवलप करने के लिए हमें इन यूजर व्यूज को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर हम डेटाबेस का डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर डिज़ाइन नहीं कर सकते तो फिर हम आगे उसको डेवलप नहीं कर सकते। अच्छा जी, a user view defines what is required of a database system in the term of the data to be held and the transaction to be performed on the data। ये पर्टिकुलर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं कि इस कौन सा डेटा इस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है, उस पर कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे, ऑपरेशंस उस पर कौन से होंगे, वही आपको बता देते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ अ यूजर व्यू में बी डिस्टिंक्ट टू डेट व्यू आर ओवरलैप विद अदर यूजर व्यूज। इसलिए बुलेट दोनों में आपको समझा दूंगा।
ये मैंने आपको ये जो सिस्टम डिफिनीशन वाला फेज आपको बता रहा था, मैंने आपको कह दिया था कि पहले आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम्स की बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये ओवरऑल आप समझ गए कि ये आपके सिस्टम के बाउंड्रीज है, मतलब कि ये इसके बाद आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए अपने डेटाबेस बनाना है। फॉर एग्जांपल पूरी आपके पास यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, उस यूनिवर्सिटी में आपने उसकी में एग्जामिनेशन सेक्शन के लिए डेटाबेस बनाना था, उसको आपने अलग कर लिया बाकी यूनिवर्सिटी के बाकी इंफॉर्मेशन सिस्टम से। फिर वो आपने उसमें से हर जितनी यूजर व्यूज है, फॉर एग्जांपल ये एक यूजर व्यू 1, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट हो गया, ये टीचर हो गया, ये क्लर्क हो गया, ये कोई और हो गया, कोई और हो गया, कोई और हो गया, इस तरह के सारे यूजर व्यूज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इस सेकंड बुलेट में ये कहते हैं कि हमारे पास जो यूजर व्यूज हैं, ये इस बुलेट में आपको कहते हैं कि हमारे पास जो यूजर व्यूज हैं, अच्छा जी चलो अभी इतना टाइम नहीं है कि इस पर, ये जो हमारे पास यूजर व्यूज हैं या तो उसका डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, जिस तरह से यूजर 4 का है, इसकी रिक्वायरमेंट्स डिस्टिंक्ट है, मतलब कि बात इसके जो रिक्वायरमेंट्स है ये बात किसी यूजर्स की नहीं है। इस यूजर 6 के रिक्वायरमेंट्स को देख ले, इस यूजर 6 के जो रिक्वायरमेंट्स हैं और यूजर 5 के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें से ये जो शेड एरिया है ये इसी तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये डेटा यूजर 6 को भी चाहिए और ये डेटा यूजर 5 को भी चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कुछ हमारे पास डिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिस्टेंट जिस तरह से यूजर 4 के केस में, और कुछ आपके पास ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट होंगे जिस तरह से आपके पास यूजर 6 और 5 के दरमियान है। कुछ आपके पास ये भी हो सकता है, यूजर व्यू को देख लें, यूजर व्यू की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कुछ उसकी इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स है जिस तरह से यूजर 1 की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से ये शेड एरिया में आपको बताए गए हैं, और यूजर व्यू की कुछ रिक्वायरमेंट्स यूजर 3 के साथ भी कॉमन है। तो इस ये कहते हैं कि कुछ यूजर के डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, कुछ की ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, बोथ केसेस में आपको ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अच्छा जी, लेस देन 1 मिनट रह गया, जिसका अटेंडेंस रहता है वो अटेंडेंस लगा ले, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ तो नेक्स्ट क्लास में